नमस्कार साथियों। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो बोर्ड के एग्जाम में, और उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया है। वो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज है वो लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। आज हमारा जो है वो 5वां लेक्चर्स होगा ऑब्जेक्टिव की सीरीज पर। तो चलिए हम लोग इसको जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आगे की तरफ से, ठीक है ना। तो आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 को पहले हम लोग आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या था सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग समझते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखिए दो टाइप का डिफेक्ट हम लोग पढ़े थे, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक सर शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो अपना इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जिससे डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि क्रिस्टल हमारा ये इस प्रकार से क्रिस्टल है सर, इस प्रकार से अगर क्रिस्टल है और पार्टिकल्स को हम यहाँ रखें, पार्टिकल्स को सर अगर हम यहाँ पर रखें सर, ठीक है, पार्टिकल्स को यहाँ रखें, तो जहाँ पार्टिकल्स को रखते हैं इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो स्पेस, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एटम्स होता है सर, जो एटम्स होता है वो यूजुअली अपना स्थान छोड़ के कहाँ चल जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिससे डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन जो हम बात करते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट का मेरे भाई, शॉर्ट के डिफेक्ट का, तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो इसमें है ना इक्वल नंबर में अनायन और कटायन, क्योंकि वहां जो पार्टिकल्स होते हैं तो पार्टिकल्स एक होता है कटायन, एक होता है अनायन, एक कटायन और एक होता है अनायन। और ये जो यहाँ पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स यहाँ पर इक्वल नंबर में अनायन और इक्वल नंबर में कटायन दोनों क्या होता है इस क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चला जाता है, जिससे डेंसिटी में कमी आता है सर, जिससे डेंसिटी में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन आपके पास है H2O, NaCl, C6HCl और Ni2+। तो देखो मेरे भाई Ni2+ जो है ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है सर, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपका है सर H2O, NaCl, C6H6, टेलुरियम डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस ऑप्शन में से आप देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका है सर, है ना, यहाँ इसमें देखो कौन सा आपका है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखोगे है ना, यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में जिंक Zn2+ है, ठीक है, Zn2+ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर निकेल 2+ है, Fe3+ है, टेलुरियम ऑक्साइड है, और उसके बाद C6। अच्छा यहाँ जो ऑप्शन है ना मेरे भाई, डी नंबर सुधारना पड़ेगा, C6H6 है। जो डी नंबर ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है, C6H6, क्योंकि CH तो होता नहीं है, यहाँ बॉन्ड ही नहीं कार्बन का कंप्लीट होगा सर। ये C6H6 है और इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन समझना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 13-15 ग्रुप कंपाउंड। निम्नलिखित में कौन 13 और 15 समूह के यौगिक का उदाहरण नहीं है ना, कौन सा 13 और 15 का यौगिक का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन से 13 और 15 से आपका कंपाउंड नहीं बनने वाला है। पहले तो आप हम समझेंगे कि ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट होता है वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, ये होता है ग्रुप 13 का एलिमेंट। और ग्रुप 15 में जो आप देखोगे वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये होता है सर। अब 13 और ग्रुप में आप देखोगे 13 और ग्रुप का जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मेशन कैसे होगा सर, तो ग्रुप 13 का एक एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट ग्रुप 15 का होगा। तो ये सारे जो देख रहे हो ये आपका 13 और 15 के कंपाउंड का निर्माण करेगा। मतलब 13 और 15 जो ग्रुप नंबर है उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो मिलकर के किसका निर्माण करेगा, कंपाउंड का निर्माण करेगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा पहले इनमें आप देखोगे तो कौन सा एलिमेंट है, जैसे
एल्यूमिनियम फास्फोरस यहाँ पर AlP, ये जो आपका सॉरी AlP जो है वो आपका कंपाउंड ग्रुप नंबर 13 और 15 से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखो क्या कहता है, समझना जरा सा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 12 एंड 16, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है जो ग्रुप 12 और 16 से बनेगा। तो सर पहले तो ये समझो कि ग्रुप 12 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो एलिमेंट आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, ग्रुप 12 में ये एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 16 में सर, अच्छा 16 में पूछ रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे आते हैं ग्रुप 16 में। तो चलो ग्रुप 16 ग्रुप का, ग्रुप 12 और 16 का कंपाउंड होना है, तो इसमें एक एलिमेंट ग्रुप 12 से और दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो आएगा आपको ग्रुप नंबर 16 से। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 से। देखो तो ग्रुप नंबर 16 से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सेलेनियम, जिंक टेलुरियम, ऐसे बनेगा। फिर इसको कैडमियम के साथ करेंगे, तो इसमें से देखो सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जो होगा इसमें ये ग्रुप 12 और ये आता है ग्रुप नंबर 16 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 13 15 ग्रुप कंपाउंड। अभी तो भैया बताए थे कि जो AlP होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 13 15 का एग्जांपल होगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया, कहाँ गया सर, क्वेश्चन नंबर 46 47 सर कहाँ गया, 48 49, ओ क्या हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 47 गायब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड H। देखो भैया डायमंड की हम जब बात करेंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। जबकि ग्रेफाइट का पूछेगा, ग्रेफाइट का पूछेगा मेरे भाई, तो ग्रेफाइट का बताना, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट का कैसा होता है, हेक्सागोनल। जो आपसे ग्रेफाइट पूछेगा हेक्सागोनल, डायमंड पूछेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है मेरे भाई। अक्रिस्टलीय जो ठोस की हम बात करेंगे, जैसे देखो ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सभी क्या होता है, ये सभी होता है एमरफस सॉलिड। तो इसमें सही आंसर रबड़ हो जाएगा सर, प्लास्टिक भी होगा सर, ग्लास भी होगा, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी एमरफस सॉलिड है, सभी एमरफस सॉलिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज फेरोमैग्नेटिज्म। जो कौन सा ऑक्साइड है जो फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है, कौन सा ऑक्साइड है जो फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। तो इसका आंसर सर हम ना बताएंगे, आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। कहता है डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एक दूसरे का क्या है, एलोट्रॉप्स होता है, आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, नॉन ऑफ दिस। ये आपको इसका सर आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52 इन दोनों का आपको सर आंसर क्या करना है, कमेंट में बताना है। इन दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट, NaCl, डायमंड। देखो ये तीनों के तीनों क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। ये तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है मेरे भाई, ये तीनों क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन H। आयोडीन क्या होता है, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या मेटालिक सॉलिड। ठीक है, आपको बताना है आयोडीन। आयोडीन क्या है सर, आयोडीन क्या है, कौन सा है। तो आयोडीन में देखो I2E होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो आयोडीन होता है वो बना होता है, आयोडीन और आयोडीन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आयोडीन जो होता है सर वो होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड। आयोडीन क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, आयोडीन क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। कहता है which type of crystalline compound is formed by the combination of cation and anion। कौन सा क्रिस्टलाइन है कंपाउंड जो कटायन और अनायन के फॉर्मेशन से बना है। देखो कटायन और अनायन के फॉर्मेशन से तो आयोनिक कंपाउंड बनता है सर। आयोनिक कंपाउंड जब भी बनेगा, आयोनिक कंपाउंड जब भी बनेगा मेरे भाई, तो बनेगा कटायन से और किसको मिलने से, अनायन को मिलने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है
वो धनायन और ऋणायन के आपस में मिलने से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा सर? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे 55 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे लगभग है ना 100 प्लस क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे सर। और इतना बढ़िया से करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे सर, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।